लेक्चर 26 मास्क गर्ल अदिति। त्रियम की सवालिया नजरों को अपने ऊपर महसूस कर अदिति का पूरा कॉन्फिडेंस जैसे हवा सा हो गया। अदिति ने देखा त्रियम अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे बस एकटक अदिति को ही देखे जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में भी अदिति को गाना याद आ रहा था, मगर त्रियम का सीरियस फेस देखकर अदिति की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस वक्त वो त्रियम से किसी भी तरह से बकवास कर सके। अदिति की तरफ से काफी देर तक जब जवाब नहीं मिला तो त्रियम एक बार फिर से बोला, क्या तुम बहरी हो? मैंने पूछा, तुम अपोलो में क्या कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। अदिति जबरदस्ती अपने दांत निकालते हुए बोली, दरअसल वो क्या है ना, मैं एक डांस अकेडमी चलाती हूँ। मेरा सपना बेस्ट डांस कोरियोग्राफर बनने का है। इतना बोलने के बाद अदिति ने एक बार त्रियम की तरफ देखा, मानो कन्फर्म कर रही हो कि इसे मेरी बात पर विश्वास भी हो रहा है कि नहीं। अदिति की यूं बीच में ही रुक जाने से त्रियम नाखुश नजर आ रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो अदिति के जवाब से वो पूरी तरह से संतुष्ट ही नहीं है। फिर त्रियम अपनी भारी और कठोर आवाज में बोला, तो इसका क्या मतलब? तुम ऐसे ही किसी भी पार्टी में जाकर बार डांसर बन जाओगी और वहां जाकर आइटम डांस करोगी? और इन स्पेनिश लड़कियों के बीच वो भी एक इंडियन लड़की क्या कर रही थी? ये बात जरा कुछ हजम नहीं हो रही। त्रियम का सवाल सुनकर अदिति थोड़ी देर पहले क्या हुआ ये याद करने लगी। कुछ देर पहले सोल प्लाजा के टॉप फ्लोर पर एक लड़की मास्क पहने हुए किसी दूसरी लड़की को चादर से ढककर अपने आंसू पोंछते हुए ले जा रही थी। कुछ ही देर में उस मास्क गर्ल ने उस लड़की को जंगल की एक सुनसान सी जगह पर लाकर रख दिया। इस वक्त वो जंगल इतना घना लग रहा था कि आसपास सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उस जंगल में इतना खौफनाक सन्नाटा था कि मानो जैसे जंगली जानवर भी उस लड़की की मौत का मातम मना रहे हों। तभी उस लड़की ने एक नुकीली चीज उठाई और एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद उस मास्क गर्ल उस लड़की को उठाकर चादर से अच्छी तरह से लपेट दिया और फिर बड़े ही आराम से उस लड़की को उसी गड्ढे में लिटा दिया। फिर उस मास्क गर्ल ने आखिरी बार उस लड़की का चेहरा देखने के लिए जैसे ही उसकी चादर उसके चेहरे से हटाई, उस मास्क गर्ल के होंठ कांपने लगे। ये वही 16-17 साल की लड़की थी जिसका पीटर ने बड़ी ही बेरहमी से उसका रेप कर उसको यूं ही तड़पते हुए छोड़ दिया था। चादर हटाने पर उस मास्क गर्ल ने देखा कि इस वक्त उस लड़की का चेहरा बड़ा ही मासूम नजर आ रहा था। इस वक्त वो लड़की बिल्कुल एक मुरझाई हुई सी गुड़िया लग रही थी, जिसका पीटर जैसे हैवान ने उसके साथ दरिंदगी की थी। उस मास्क गर्ल ने तुरंत उस लड़की का चेहरा एक बार फिर से ढक दिया और फिर वो लड़की बहुत बुरी तरह से रोने लगी। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि आसपास के जंगली जानवर भी उसके दुख में रोने लगे। तभी अचानक से हवाएं बहुत तेज चलने लगी और आसमान में बादल भी जोर जोर से गरजने लगे, मानो उस पीटर को उसकी हैवानियत पर कोस रहे हो। उस मास्क गर्ल के आंसू लगातार बहते ही जा रहे थे। उसका इतना दर्द बादलों से भी देखा नहीं गया और वे भी बहुत तेजी तेजी आसमान से बरसने लगे, मानो वो भी उस लड़की का मातम मना रहे हों। तभी उस मास्क गर्ल की चीख उस जंगल में गूंज उठी। फिर वह रोते हुए बोली, आखिर क्या बिगाड़ा था इस मासूम ने, जो तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? अरे अभी तो इस मासूम ने ठीक दुनिया भी नहीं देखी थी और तूने। इतना कहकर वह मास्क गर्ल और जोर से रोने लगी। तभी अचानक से वो अपनी जगह से उठी और फिर वो उस लड़की की कब्र पर पागलों की तरह मिट्टी डालने लगी। जब वो मिट्टी डालते डालते थक गई तो वहीं उसकी कब्र पर एक साइड बैठ गई और एकटक उसी को देखने लगी। इस वक्त वो लड़की बिल्कुल शांत हो गई थी। ना वो रो रही थी और ना ही चीख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये शांति किसी आने वाले भयंकर तूफान की चेतावनी दे रही है। वो लड़की अपनी जगह से उठी और फिर उसकी कब्र की थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथों में लेकर अपनी मुट्ठी में कसकर बोली, कसम है मुझे तेरी इस मिट्टी की। तेरी ऐसी हालत करने वाले उस हैवान की जिंदगी इतनी बदतर बना दूंगी कि वो भी तेरी ही तरह तड़पेगा। कसम है मुझे तेरे प्यार की उस हैवान को इतनी बुरी तरह मौत दूंगी कि उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। द गेम इज ऑन, आई एम कमिंग। इतना कहकर वह मास्क गर्ल उठी और तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई, मैडम
आज वो अपोलो में ब्लैक ईगल के साथ बहुत बड़ी डील साइन करने वाला है। मगर उसके पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। देश का हर छोटा बड़ा माफिया आज वहां मौजूद होगा, इसीलिए वहां की सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई है। हमारा वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तभी मास्क गर्ल ने उस लड़की की बात सुनकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ मैं जाऊंगी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम वहां आपकी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज मैडम, हम लोग कुछ और सोचते हैं ना। मास्क गर्ल ने बिना उस लड़की को जवाब दिए फोन काट दिया। कुछ देर बाद उस मास्क गर्ल की गाड़ी एक बड़े से आलिशान नाइट बार के कुछ दूर पहले आकर रुकी। तभी उस मास्क की नज़र उसी बार के अंदर जाती 11-12 स्पेनिश गर्ल पर पड़ी, जो कि कुछ परेशान सी दिख रही थी। वह मास्क गर्ल अपनी गाड़ी से उतर सीधा उन लड़कियों के पास चली गई। वहां जाकर जब उसने उन लड़कियों की परेशानी की वजह पूछी तो पता चला कि उन लोगों की हेड डांसर का कार एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही उस मास्क गर्ल के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, मगर चेहरे पर मास्क लगा होने की वजह से कोई देख नहीं पाया। दरअसल उस लड़की एक्सीडेंट उस मास्क गर्ल ने ही जानबूझकर करवाया था, ताकि वो बिना किसी सिक्योरिटी चेकिंग के उसकी जगह पर अंदर जा सके, और हुआ भी यही। वो मास्क गर्ल अंदर जाकर तुरंत ही अपनी ड्रेस चेंज कराने मिरर के सामने मेकअप करने के लिए बैठ गई। मेकअप करने के लिए उसे अपने चेहरे से मास्क हटाना था। उस लड़की ने गहरी सांस ली और तुरंत अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मास्क उतारने के दौरान उस लड़की की नज़रें नीचे ही थी। फिर धीरे धीरे उस लड़की ने जब मिरर में खुद को देखा तो वो तिरछी स्माइल करने लगी। इस वक्त वो लड़की बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अदिति ही थी, मिनिस्टर रणविजय भाटिया की बेटी अदिति भाटिया। अदिति को इस वक्त बस किसी भी तरह से अपना बदला लेना था, मगर वो पीटर को इतनी आसान मौत बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी, बल्कि उसे तो वह तड़पा तड़पाकर उसकी हर एक सांस उसके शरीर से धीरे धीरे खींच लेना चाहती थी। इसलिए अदिति को सिर्फ ये पता था कि ब्लैक ईगल गैंग का लीडर भी इधर ही आ चुका है, मगर कौन है उस गैंग का लीडर ये अदिति को नहीं पता था। तभी जब पार्टी में डांस के दौरान अदिति त्रियम से टकरा गई तो वो त्रियम को देखकर शॉक्ड हो गई, मगर इस वक्त अदिति को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि त्रियम उसे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पूरा चेहरा एक्सेसरीज से कवर था। सिर्फ अदिति की आंखें ही दिख रही थी जिसमें उसने लेंस लगाया हुआ था। मगर अदिति को क्या खबर थी कि त्रियम उसे पहचान चुका था। फिर भी त्रियम ने ये जाहिर नहीं होने दिया। वो ये देखना चाहता था कि अदिति यहाँ करने क्या आई है। वो पल भी आ गया जब अदिति को पीटर के करीब जाने का मौका मिल गया। पीटर को देखकर अदिति का मन कर रहा था कि वो उसकी अभी जान ले, मगर वो इतनी आसानी से पीटर को नहीं मारना चाहती थी और वह खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने लगी। फिर अदिति ने पीटर के जिस्म को छूते हुए उसके हर हिस्से को ऐसे तलाशने लगी मानो जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। अदिति ने ये काम इतनी सफाई से किया था कि देखने वालों को ये लग रहा था कि वह पीटर में इंटरेस्टेड है, मगर हकीकत क्या थी ये तो सिर्फ आप लोग ही जानते थे। आखिर अदिति को भी वो चीज़ मिल गई जिसे उसकी तलाश थी। अदिति ने पीटर के जिस्म को छूते हुए उसकी जेब से ड्रग्स का एक पैकेट निकालकर पीटर की ही ड्रिंक में सारा का सारा मिला दिया था। फिर उसके आगे पीटर के साथ क्या हुआ ये आप लोग जानते ही हैं। इन प्रेजेंट टाइम तभी किसी आवाज से अदिति का ध्यान भंग हुआ और वो वापस प्रेजेंट में आ गई। अब अदिति को लग रहा था कि उसका झूठ कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं त्रियम को उसका मकसद ना पता चल जाए। तभी अदिति ने गहरी सांस ली और फिर लगातार झूठ बोलते हुए अपनी बात को एक्सप्लेन कर डाला। अदिति झूठ में सच का तड़का लगाते हुए बोली, दरअसल मेरी डांस एकेडमी बड़े ही घाटे में चल रही थी। मैं उसका किराया काफ़ी टाइम से अपनी शॉपिंग की वजह से नहीं दे पा रही थी, इसलिए उस जगह के मालिक ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने परसों तक उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो उस जगह को बेच देगा, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। पर मैं पापा से भी इसके पैसे नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी वो मुझे डांस में कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो हमेशा से यही चाहते थे कि मैं पढ़ लिखकर IPS ऑफिसर बनूं, मगर डांसर बनने का मेरा सपना था।
मेरा जुनून था तो मैं इतनी आगे आकर पीछे कैसे लौट सकती थी, और फिर मेरा पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसीलिए मैंने छुपकर एक डांस अकेडमी खोली, मगर पैसे ना दे पाने की वजह से वो भी बंद होने वाली थी। फिर मैंने ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड जूली को बताई ताकि वो पैसे अरेंज करने में मेरी हेल्प कर सके। फिर उसने मुझे अपोलो बार के बारे में बताया कि उसका भाई अपोलो बार में मैनेजर है, उसमें आज रात आलिशान पार्टी होने वाली है। अगर मैं बार डांसर के लिए अप्लाई करती हूँ तो मुझे 75% पेमेंट तुरंत मिल जाएगी और बाकी की उसके दूसरे दिन। मैं इसी सिलसिले में बात कर ही रही थी कि तुम्हारे बेवकूफ़ आदमियों ने मुझे किडनैप कर लिया। 3M को अभी भी अदिति की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो फिर से बोला, और तुम मेरे डाक हाउस से बाहर कैसे निकली? उद्धरण चिन्ह। अदिति 3M के सवालों का जवाब देते हुए बोली, तुम्हारे उस चिड़ियाघर में पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि आज तो मेरी परफॉर्मेंस है, मैं इसे किसी भी वजह से गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए जब तुम मेरे कमरे में आए तो मैं गहरी नींद में सोने का तुम्हारे सामने नाटक करने लगी। फिर जब तुम चले गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगी, और फिर जो भी गार्ड मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, और फिर इसके आगे तो तुम जानते ही हो। इतना कहने के बाद अदिति ने एक गहरी सांस ली। फिर 3M की ओर देखने लगी मानो उसका फैसला जज साहब यानी कि 3M के हाथ में हो। इतना कुछ सुनने के बाद 3M की नज़र अब अदिति के चेहरे से हटी थी, वरना वो तो बस एकटक अदिति के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे जा रहा था। 3M ने अदिति के चेहरे पर अजीब तरह के एक्सप्रेशन देखे थे जिससे वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो अदिति की बात का विश्वास करे भी या नहीं। 3M सिर्फ हम बोलकर रूम से बाहर निकल गया। 3M के जाने के बाद अदिति फिर से अपनी सोच में गुम हो गई। दरअसल फोन कटने के बाद अदिति पैदल ही 3M के डाक हाउस की तरफ निकल गई थी। रात का सन्नाटा पाकर अदिति जैसे ही दीवार पर चलने लगी तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके ही रूम की तरफ आ रहा हो। दरवाजा खुलने के पहले ही अदिति दौड़कर तुरंत ही अपने बेड पर जा गिरी और सोने का नाटक करने लगी। तभी दरवाजा खोलकर 3M अंदर आया। अदिति ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि उसे अपने कपड़ों को ठीक करने का भी वक्त नहीं मिला। तभी अदिति को ये डर सताने लगा कि कहीं 3M उसकी ऐसी हालत देखकर ये ना पहचान ले कि वो इस वक्त कमरे में नहीं थी। मगर अदिति की सोच के विपरीत 3M ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए अदिति को सही करके लेटाया, फिर उसके माथे पर किस करके बाहर चला गया। 3M के जाते ही अदिति के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। उसने अपनी पसंद पर बड़ा प्यार आ रहा था, क्योंकि अगर 3M के जगह कोई और लड़का होता तो वो अब तक इस मौके का पूरा फायदा उठाकर उसके साथ कुछ गलत कर सकता था, मगर 3M ने अदिति के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। यही चीज़ अदिति को 3M को पसंद करने के लिए मजबूर कर रही थी। 3M के जाते ही कुछ देर बाद अदिति अपनी जगह उठी और तुरंत 3M के सीक्रेट डोर में पासवर्ड टाइप करते हुए तुरंत ही बाहर निकल गई। ये वही डोर था जहां से 3M अभी कुछ देर पहले ही निकला था, और अदिति ने 3M के फिंगरप्रिंट को स्कैन करके डोर ओपन किया था। अदिति ने ये काम इतनी सफाई से किया था मानो वो कोई प्रोफेशनल हो। उसका पाला इस तरह के दरवाजों से लगता रहता हो। दरवाजा खुलते ही अदिति कुछ दूर तक पैदल ही चली थी। फिर आगे उसकी दोस्त जूली ने उसे लिफ्ट दे दिया था। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड। 27 3M के बच्चे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। 3M के कमरे से जाने के बाद अदिति ने राहत भरी सांस ली ही थी कि इतने में ही डॉक्टर के साथ 3M अंदर आता है। तो डॉक्टर अदिति से बोले, चलिए मिसेज शेखावत, एक बार मैं आपका चेकअप कर लूं, उसके बाद डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूं। अदिति ने जब डॉक्टर के मुंह से अपने लिए मिसेज शेखावत सुना तो अदिति के गाल हल्के हल्के से गुलाबी हो गए। जब अदिति ने 3M को देखा तो वो डॉक्टर को गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि पहले जब डॉक्टर ने अदिति को 3M की वाइफ बताया था तब 3M थोड़ा परेशान था, इसीलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मगर इस वक्त 3M ने जब डॉक्टर के मुंह से अदिति को अपनी वाइफ सुना तो वो अपना दोनों हाथ सीने पर बांधे डॉक्टर को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोला, एक्चुअली डॉक्टर, शी इज़ नॉट माई वाइफ, शी इज़ ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू यू गेट दैट? 3M की बात को सुनकर पता नहीं क्यों अदिति को अच्छा नहीं लगा।
डॉक्टर कुछ कहता उससे पहले ही अदिति बीच में बोल पड़ी, डॉक्टर वो क्या है, फ्यूचर में बोले जाने वाला शब्द आपने प्रेजेंट में ही बोल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर त्रियम की तरफ इशारा करते हुए, ये आदमी मेरा बॉयफ्रेंड है। इतना कहकर अदिति ने डॉक्टर की तरफ और फिर त्रियम की तरफ देखकर दोनों को ही अपनी आंख मार दी। जब डॉक्टर ने अदिति को खुद की तरफ आंख मारते हुए देखा तो वो थोड़ा हड़बड़ा से गई, क्योंकि उनकी बीवी भी इसी हॉस्पिटल में हॉट सर्जन है। अगर उन्होंने ये देख लिया तो कहीं उनकी खुद की हॉट सर्जरी ही ना हो जाए। मगर त्रियम अदिति की इस हरकत से मुंह फाड़े बस देखे जा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अदिति के दिमाग की वायरिंग थोड़ी सी अलग है, मगर इतनी अलग होगी ये त्रियम को आज पता चला था। फिर डॉक्टर ने जल्दी से अदिति को चेक किया और फिर अपने केबिन में रिपोर्ट बनाने चले गए। इधर अदिति का जवाब सुनकर त्रियम गुस्से में अदिति को उंगली दिखाते हुए बोला, ऐ तुम ज्यादा होशियार मत बनो, और मैंने कब कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगर तुम्हारी जैसी कार्टून गर्लफ्रेंड हो ना तो इससे अच्छा है कि बंदा सिंगल ही रहे। जब अदिति ने अपने आप को त्रियम के मुंह से कार्टून शब्द सुना तो अदिति का पारा हाई हो गया और उसकी नाक गुस्से से फूलकर कुप्पा हो गई। फिर अदिति त्रियम की बातों का जवाब देते हुए बोली, ओ मिस्टर टमटम ज्यादा मत बनो। हाँ, यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें लाइन मार रही, इनफैक्ट तुम्हें सामने से खुद अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए आवर्गा कर रही है, और तुम हो कि भाव पे भाव खाए जा रहे हो। लोग तरसते हैं मुझसे बात करने के लिए, मगर तुम फटी हुई बदबूदार जुराबों के फटे हुए अंगूठे, तुम्हें नहीं समझ आएगा। जाओ लल्ला, तुम बाहर जाकर मेरे लिए जूस लेकर आओ। अदिति की बात सुनकर त्रियम का भी गुस्सा जवाब देने लगा था। फिर भी वो किसी तरह से खुद पर काबू किए हुए था। मगर जब अदिति ने त्रियम को इतने सारे उल्टे सीधे नामों से नामकरण किया तो त्रियम का ईगो हट हो गया। पहले त्रियम ने अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर देखी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, मगर जब त्रियम को कोई नहीं दिखा तो उसने राहत भरी सांस ली। फिर त्रियम गुस्से से अदिति की देखते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम हद में रहो, अपनी मेकअप की दुकान, और मैं क्यों जाऊं तुम्हारे लिए जूस लेने, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, समझी। जब अदिति ने त्रियम से बात बनती नहीं देखी तो अदिति त्रियम से मक्खन पॉलिश करते हुए बोली, अरे रे, तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी, भूल जाओ ना। देखो वैसे तो हूँ मैं बड़ी अच्छी, मगर कभी कभी तमीज वाला फ्यूज उड़ जाता है, इसलिए अब भूल भी जाओ, तुम्हारी ही गलती थी, लेकिन मैंने माफ कर दिया। फिर जब त्रियम ने अदिति के मुंह से ये शब्द सुना तो उसको थोड़ी सी हंसी आ गई, मगर ये हंसी इतनी हल्की थी कि त्रियम ने जल्दी से छिपा ली और फिर अदिति को नींद की दवा खिलाने के लिए जूस लेने चला गया, ताकि अदिति जल्दी दवा खाए तो उसका कुछ देर के लिए मुंह बंद हो। अदिति की बातें सुनकर त्रियम का दिमाग काफी हद तक खराब हो चुका था। त्रियम की जिंदगी में अदिति ही वो पहली लड़की थी जिसके साथ में लड़ते झगड़ते त्रियम भी बच्चा बन जाता था। जब त्रियम दवा और जूस लेकर अंदर आया तो उसने देखा कि अदिति उसके मोबाइल से कैमरा ऑन कर आड़ा टेढ़ा मुंह बनाकर सेल्फी पर सेल्फी लिए जा रही थी। फिर त्रियम जूस लेकर अंदर आया और अदिति की तरफ दवा पास करते हुए उसे खाने के लिए बोला तो अदिति त्रियम की बात को इग्नोर करते हुए जल्दी से अपनी सेल्फियां त्रियम को दिखाते हुए बोली, बताओ बताओ कैसी लग रही हूँ। फिर अदिति खुद के सवाल का खुद ही जवाब देते हुए बोली, लग रही हूँ ना मिस वर्ल्ड हम। उद्धरण चिन्ह। त्रियम ने जब अदिति को दवा खाते नहीं देखा तो वो थोड़ा चिढ़ गया, क्योंकि त्रियम ने अपनी जिंदगी में आज तक किसी भी लड़की के नखरे नहीं उठाए थे। फिर त्रियम ने मजबूर होकर अदिति की सेल्फी देखी जिसमें अदिति ने तरह तरह के कार्टून वाले स्टिकर का यूज किया हुआ था। अब बेचारे त्रियम को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अदिति की इन पिक्चर्स पर क्या कमेंट करे। फिर त्रियम अदिति का बेचारगी से मुंह देखने लगा, ताकि अदिति उससे ऐसे सवाल ना पूछे जिनका जवाब वो दे न सके। त्रियम की तरफ से कोई जवाब ना आने पर अदिति ने त्रियम की तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर पूछा कि क्या हुआ। तो जवाब में त्रियम ने बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अदिति हंसते हुए त्रियम की पीठ पर पटक से शॉट मारते हुए हंसकर बोली, अरे इसमें क्या है, बस थोड़ी सी तारीफ ही कर दो, बहुत दिन हो गए शर्माए हुए। एक तो त्रियम अदिति के उसकी पीठ पर मारने से पहले ही चिढ़ा हुआ था, ऊपर से अदिति का जवाब सुनकर और चिढ़ गया। फिर त्रियम अदिति से बोला, ठीक है, अच्छा ये बताओ सच कहूँ या फिर झूठ। अदिति को त्रियम की इस बात में थोड़ा सा झोल नजर आ रहा था।
वो मन में सोच रही थी कि आखिर इस इंसान ने उसकी बात बिना किसी ना नुकुर के कैसे मान ली। फिर भी अदिति त्रियम से बोली, ठीक है फिर तुम सच ही बताओ। त्रियम डेविल स्माइल करते हुए अदिति की एक पिक जिसमें उसने पप्पी वाला स्टिकर यूज किया हुआ था उस फोटो को अदिति को दिखाते हुए बोला, बिल्कुल कुतिया लग रही हो इसमें। त्रियम का जवाब सुनकर अदिति बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ गई। उसे तो लग रहा था कि त्रियम शायद उसकी तारीफ करेगा, जिसके बाद अदिति थोड़ा भाव खाएगी, मगर अदिति के जज्बात धरे के धरे रह गए। त्रियम का कमेंट सुनकर अदिति भौंचक्की रह गई। अदिति ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो त्रियम ने इस मौके का फायदा उठाकर नींद की गोली उठाए और टक्कर से अदिति के मुंह में डाल दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अदिति को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और नींद की दवा भी अदिति के गले से सीधे नीचे उतर गई। तभी त्रियम ने जल्दी से जूस का गिलास उठाकर अदिति के मुंह में लगाकर जल्दी से उसको जूस पिला दिया। इतनी जल्दबाजी करने से अदिति को थोड़ा ठसका सा लग गया। त्रियम ने जब अदिति को खांसते हुए देखा तो उसने बिना वक्त गवाए अदिति को उसका सिर पकड़कर नीचे झुकाया और फिर बदद करते हुए उसकी पीठ को मारते हुए सोहराने लगा। त्रियम ने जब देखा कि अदिति ने खांसना अभी भी बंद नहीं किया है, फिर त्रियम को लगा शायद अदिति के गले में गोली कहीं अटक गई है, तो उसने जल्दी से अदिति की गर्दन पकड़कर उसको सीधा किया, फिर उसके सिर को पकड़कर कसके हिला दिया ताकि अटकी हुई गोली अदिति के गले से नीचे उतर जाए। फिर कुछ देर बाद अदिति को जब खांसने में कुछ राहत महसूस हुई तो फिर अदिति गुस्से से त्रियम को चिल्लाते हुए बोली, त्रियम के बच्चे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जब त्रियम ने अदिति की गुस्से से भरी आवाज सुनकर अदिति की ओर देखा तो पाया अदिति के बाल उसके माथे पर पूरी तरह से बिखरे हुए थे और खांसते वक्त उसकी आंखों से निकले हुए आंसुओं ने अदिति के आइकॉनिक काजल को पूरी तरह से बहा दिया था, जिससे कि अदिति का काजल उसके चेहरे पर पूरी तरह से फैल गया था और रोने की वजह से अदिति की नाक से बुलबुले भी उठ रहे थे। इस वक्त अदिति पूरी मंजुलिका लग रही थी। ये देखकर त्रियम जल्दी से अपनी जगह से उठा और जैसे ही भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए वैसे ही एक भारी भरकम तकिया आकर सीधा त्रियम के मुंह पर लगा। हॉस्पिटल की तकिया इतना भारी था कि त्रियम के पड़ते ही वो 10 मिनट के लिए चक्कर सा खा गया। फिर त्रियम ने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाला, फिर हॉस्पिटल वालों को कोसते हुए बोला, सालों तुम लोगों को तो देख लूंगा, मैं हर महीने इतना पैसा भिजवाता हूँ फिर भी होममेड तकिया लाकर रख दिए, रुको अभी बताता हूँ। इतना कहकर त्रियम ने जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखा तो अदिति धीरे धीरे अपना हॉस्पिटल गाउन समेटे मेज पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर त्रियम की ओर आते हुए बोली, त्रियम के बच्चे कहाँ भाग रहे हो, रुको जरा, तुम्हारा खून मेरे हाथों ही लिखा है। इतना कहकर अदिति भी त्रियम के पीछे भागने लगी। त्रियम ने बिना वक्त गवाए दरवाजा खोलकर हॉस्पिटल की गैलरी में भागने लगा। त्रियम को रोकने की डॉक्टरों की टीम ने भी हिम्मत नहीं की। फिर जब उन लोगों ने त्रियम के पीछे अदिति को धीरे धीरे भागते हुए देखा तो उनमें से एक डॉक्टर ने अदिति को त्रियम की वाइफ समझकर अपने दूसरे साथी से बोला, देख रहे हो वाइफ के गुस्से के आगे इतना बड़ा माफिया भी नहीं बच पाया, और हम तो फिर भी छोटे मोटे लोग हैं, फिर हम कहाँ से बचने की उम्मीद कर सकते हैं। उस इंसान की बात सुनकर साथी डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ भाई सही कह रहे हो, इफ हैप्पी वाइफ देन हैप्पी लाइफ। इतना कहकर दोनों ही मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी उन लोगों की बात सुनकर त्रियम गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि तभी पीछे से आती अदिति त्रियम से टकराकर नीचे गिर गई। पास से गुजरती एक बूढ़ी आंटी की नज़र जब अदिति पर पड़ी तो वे त्रियम को देखते हुए अदिति से बोली, अरे संभाल कर बेटा, ऐसी हालत में भागना सही नहीं है। अदिति कुछ बोलती उससे पहले ही त्रियम हंसते हुए बोला, माफ करना आंटी, ये थोड़ी सी अंधी भी है। इतना कहकर जब त्रियम ने अदिति को देखा तो वो जल्दी से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। फिर बूढ़ी आंटी अदिति को आराम से चेयर पर बिठाकर अदिति के निकले हुए पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, कौन सा महीना चल रहा है बेटा। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड।